अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे और अपने घर बार में हंसी खुशी रह रहे होंगे। और हमारी दुआ है कि आप सब ऐसे ही सलामत रहें और हंसते मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है मुदस्सिर इमरान और मैं हूं मोहम्मद सुहेल और मैं हूं ज़फ़र इकबाल। और आज हम जिस वीडियो पे रिएक्शन दे रहे हैं, इसका टाइटल है हु इज़ डिपेंडेंट, इंडिया ऑन अरब्स और अरब ऑन इंडिया, कंप्लीट रिपोर्ट विद फैक्ट्स एंड फिगर्स। तो वीडियो बड़ी अच्छी होने वाली है। ये वैसे क्वेश्चन हमेशा से हमारे जहन में रहता है कि क्या जो अरब्स हैं वो ज़्यादा हैवी हैं इंडिया से गल्फ़ कंट्रीज़, या जो इंडिया है वो हैवी है। क्योंकि गल्फ़ कंट्री से इंडिया जो है वो तेल लेता है और फिर इंडिया के जो अपने कह लो कि एम्प्लॉयज़ हैं वो भी उधर गए, एम्प्लॉयज़ कह रहा हूँ, अपने जो रेजिडेंट हैं उधर गए हुए हैं और रेमिटेंसेस बाहर से भेजते हैं, वहाँ पर काफ़ी लेबर है। तो लेकिन अरब्स भी क्या इंडिया पर डिपेंडेंट हैं। तो वीडियो देखते हैं और उसके बाद हम इस पर देते हैं रिएक्शन। तो सबसे पहले देखते हैं वीडियो। अजीज दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, जय जिनेंद्रा, गुड आफ्टरनून। अजीज दोस्तों, मुसलमान लीडर्स भारत के और मुसलमान लिखारी ये समझते हैं कि भारत है ना वो अरबियन गल्फ, सऊदी अरब, इमारात, कतर, कुवैत, बहरैन, ओमान के बगैर नहीं जी सकता, ख़त्म हो जाएगा। सबा नकवी, अरफा खानम, राना अयूब, आरिफ अयूब, असदुद्दीन अवैसी, ये सब समझते हैं कि भारत 90% अपना पेट्रोल अरबियन गल्फ से खरीदता है, जो कि गलत है। रिसेंट रशिया से खरीदने से पहले 60% फिगर था कि भारत अरब कंट्रीज से पेट्रोल खरीदता है। अब ये कि डिपेंडेंसी कि पेट्रोल नहीं देगा, वहाँ पे हिंदुओं को डिपोर्ट किया जाएगा, तो आइए इस पे बात कर लेते हैं। ये फिगर, ये जो आपको मैं पूरा बता रहा हूँ ना, ये नॉर्बर्ट एक्स ने ये पूरा फिगर दिया है। देखें, कतर पे आते हैं। कतर में भारत की 6000 कंपनियां काम करती हैं, आईटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी वगैरह में। अगर इनके पास ये निकल जाए ना तो कतर का फट्टा बैठ जाएगा। फीफा वर्ल्ड कप के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर भारत की कंपनी बना रही है। 7 लाख इंडियन कतर में काम करते हैं। टोटल आबादी 27 लाख है, जिसमें से 7 लाख इंडियन है। कतर की इकोनॉमी में भारतीयों का ज़बरदस्त किरदार है। इंपोर्ट की बात करें, भारत से कतर 1 लाख टन गंदम इंपोर्ट करता है, 1 लाख मैट्रिक टन, और 1.2 लाख मैट्रिक टन बासमती राइस भारत से इंपोर्ट करता है। ये इनकी 50% ज़रूरत पूरी करता है कतर की। 25,000 मैट्रिक टन वेजिटेबल्स भारत से इंपोर्ट करता है कतर। ये वेजिटेबल्स, गंदम और चावल के बगैर आप जिंदा नहीं रह सकते, पेट्रोल के बगैर रह सकते हैं। और पेट्रोल के लिए तो फिर अल्टरनेट है। ये जो खाने पीने की चीज़ें हैं ना, आज के ज़माने में, आज के जो पोस्ट पैंडेमिक पीरियड में दुनिया का जो हाल है, और यूक्रेन रशिया वार के बाद, तो ये नहीं मिलेगी, चाइना से नहीं मिलेगा। बासमती इंडिया का है। अब आइए कुवैत की तरफ। कुवैत की आबादी 47 लाख है, जिसमें 10 लाख भारतीय रहते हैं। साढ़े 5 लाख इंडियंस कुवैत में चार्टर्ड अकाउंटेंसी, इंजीनियर, डॉक्टर, नर्सिस की पोस्ट पे काम करते हैं।
28,000 इंडियन कुवैत की गवर्नमेंट सेक्टर में काम करते हैं, जिसमें फाइनेंस, मेडिकल, सॉफ्टवेयर, स्पेस रिसर्च में काम करते हैं। 1.5 लाख मेट्रिक टन बासमती भारत का खरीदते हैं कुवैती। 17,000 मेट्रिक टन वेजिटेबल इंडिया से जाती है। गोश्त, गंदुम, डेयरी प्रोडक्ट्स अलग हैं। भारत को नहीं नुकसान इतना होगा, इनका क्या होगा सोचें जरा। ये जब इंडियनों को अगर आप भेज दें सारे, इंडिया तो फिर थोड़ा तकलीफ में आके इन सबको कहीं ना कहीं एडजस्ट कर लेगा, वरना इंग्लैंड, अमेरिका, यूरोप, कनाडा निकल जाएंगे। तुम्हारा क्या होगा? सऊदी अरब, 745 इंडियन कंपनियां सऊदी अरब में काम करती हैं। 22 लाख इंडियन सऊदी अरब में टेक्निकल एडवांसमेंट में काम करते हैं। सऊदी अरब 6.7 लाख मेट्रिक टन बासमती खरीदता है भारत से, जो सऊदी अरब की 50% रिक्वायरमेंट पूरी करता है। सोलह 16,000 मेट्रिक टन वेजिटेबल खरीदता है। फ्रूट, गोश्त, डेयरी प्रोडक्ट्स अलग। इमारात, 34 लाख इंडियन काम करते हैं इमारात में। $85 बिलियन भारतीयों के इन्वेस्टमेंट है इमारात में। टेक्सटाइल, सीमेंट, इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर, सर्विसेज और सब कुछ। 4.7 लाख मेट्रिक टन गंदुम इमारात भारत से खरीदता है, टोटल इनकी जरूरत का 30%। 2.5 लाख मेट्रिक टन बासमती चावल भारत का इमारात खरीदता है, जो कि इनकी टोटल जरूरत का 40% है। 82,000 मेट्रिक टन वेजिटेबल, 91,000 मेट्रिक टन फ्रूट, गोश्त और डेयरी प्रोडक्ट्स अलग। ये सारे अरब वर्ल्ड का है। अगर आप ईरान का भी देखें तो ईरान भारत से 10 लाख टन बासमती राइस खरीदता है, जो कि ईरान की टोटल जरूरत का 40% है। 1.7 लाख मेट्रिक टन फ्रूट खरीदता है ईरान। अब आ जाते हैं ऑयल। रशिया से ऑयल भारत ने मंगवाना तेजी से शुरू किया है। 88 मिलियन बैरल ऑयल रशिया से हम खरीद रहे हैं ऑलरेडी, जो कि 30% भारत की रिक्वायरमेंट पूरी करता है। पेट्रोल की लाइफ अब 5, 10 साल, 20 साल मैक्सिमम रह गई है। गंदुम, चावल, वेजिटेबल, फ्रूट की लाइफ टाइम है। अब आप मुझे ये बताएं, और ये सारे फिगर्स हैं ना, ये सिद्धार्थ दे साहब ने कलेक्ट किए हैं, क्रेडिबल फिगर्स हैं। अब आप मुझे ये बताएं कि आज की जो पीढ़ी है ना, जो रूल कर रही है इन अरबियन गल्फ में, मोहम्मद बिन सलमान, मोहम्मद बिन जैद बिन सुल्तान अल नहियान, मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम, बहरीन में नया खलीफा है, ये सब आज की दुनिया को जानते हैं। इनके बुजुर्ग जो थे वो अनपढ़ थे, वो सिर्फ पेट्रोल पे सारी दुनिया चलाते रहे। अब इनको पता है कि 15-20 साल जिंदगी रह गई है। गंदुम, आटा, चावल, फ्रूट, वेजिटेबल, डेयरी प्रोडक्ट्स, ये सारी जिंदगी चाहिए होंगी। और भारत से ज़्यादा सस्ता, भारत से ज़्यादा क्वालिटी प्रोडक्ट नहीं मिलेगा। अभी बोरिस जॉनसन, इंग्लैंड का प्राइम मिनिस्टर, भारत आया था तो सबसे पहले कहाँ गया था? दूध के लिए गया था ना, डेयरी प्रोडक्ट्स के लिए। तो हमें दबाव में नहीं रहना।
भारत पाकिस्तानी जो उधर काम करता है ना अरबियन गल्फ में, वो मेजॉरिटी है ना अनपढ़ जाहिल मजदूरियों के काम करते हैं। भारत के आईटी के सेक्टर के लोग, इंजीनियरिंग, डॉक्टर्स, मेडिकल प्रोफेशनल्स जो हैं ना पढ़े लिखे, उनकी मांग है, ज़रूरत है। कुछ अरब पाकिस्तानी पेरोल पे ट्वीट्स कर देते हैं तो इस पे हम परेशान हो जाते हैं कि क्या हो गया हमारे ताल्लुकात, और फिर ये मुस्लिम लिखारी और फिर मीडिया इनको हवा देता है तो हम परेशान हो जाते हैं कि अरे हमारा क्या होगा। हम भूल रहे हैं कि हम 50,000 साल पुरानी हिस्ट्री हैं। हम कभी मोहताज नहीं रहे, आज से नहीं, हजारों साल से। तिजारत करने लोग इधर आते थे, पढ़ने लोग इधर आते थे भारत में, आज से नहीं, हजारों साल से। जब दुनिया में स्कूल नहीं होते थे तो भारत में यूनिवर्सिटियां होती थी। अब ये सारा खेल क्या शुरू हुआ है? मोदी जी के 8 साल कंपेयर करते हैं। 2014 में भारत की इकोनॉमी साइज जीडीपी के हिसाब से दुनिया में 10वें नंबर पे थी, आज 6ठे नंबर पे आ गई है। 2014 से आज 6ठे नंबर पे आ गई, 10 से। ग्लोबल जीडीपी में भारत का हिस्सा 2.6% होता था, आज 3.2% है। ग्लोबल ट्रेड में भारत का हिस्सा 2% होता था 2014 में, आज 2.2% है। एफडीआई फ्लोज में भारत का हिस्सा 2.1% होता था 2014 में, आज 6.7% है। गाड़ियों की प्रोडक्शन 7वें नंबर पे था, भारत आज 4थे नंबर पे है। स्टील प्रोडक्शन में भारत 4थे नंबर पे था, आज 2nd नंबर पे है। मोबाइल फोन प्रोडक्शन में भारत 12वें नंबर पे था 2014 में, आज 2रे नंबर पे है। यूनिकॉर्न 4 थे 2014 में, आज 93 हैं। ब्रिक्स में भारत 2014 में 13.5% हिस्सा था, आज 21.5% है। क्लाइमेट चेंज फॉर्म में परफॉर्मर्स 31 था, आज 10वें नंबर पे है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में 83 नंबर पे था, आज 46 नंबर पे आ गया। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 142वें नंबर पे था, 63 नंबर पे आ गया। प्रिफर्ड इन्वेस्टमेंट, प्रिफर्ड डेस्टिनेशन फॉर वीसी इन्वेस्टमेंट, पिछले 1 साल की बता रहा हूं, 2021 से 2022 तक। चाइना का -43% है, जापान का -37%, अमेरिका -0.7%, जर्मनी +7%, फ्रांस 17%, मैक्सिको +19%, इंग्लैंड +29%, इसराइल +42%, कनाडा +73% और भारत 95.1% प्रिफर्ड डेस्टिनेशन फॉर वीसी इन्वेस्टमेंट। 8 साल में मोदी जी ने भारत में आत्मनिर्भर भारत और सेल्फ कॉन्फिडेंस जो भारतीयों को दिया है वो अनमैच्ड है हिस्ट्री में। और हम दबाव का शिकार सिर्फ इसलिए हो रहे हैं कि 4 लुच्चे लफंगे मुसलमान लिखारी आपके खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। वक्त आ गया है कि भारत इंटरनेशनल लॉबिंग को सीरियसली ले। एक जयशंकर जी और एक अजीत डोवल साहब के ऊपर आप नहीं चला सकते ये सब चीजें। जब आपके खिलाफ कोई 500-600 लॉबिंग फर्म्स काम कर रही होंगी, जब बड़े बड़े थिंक टैंकों में पाकिस्तान ने अपने एजेंट इंजेक्ट किए हुए हैं, पाकिस्तान ने मिलियंस ऑफ डॉलर्स लगाए हुए हैं, तो भारत को भी अब लॉबिंग को सीरियसली लेना होगा। मैं यहां पे बिल्कुल आईएसआई को आपके सामने रखूंगा कि आईएसआई ने ये सब चीजें की हैं। ये आईएसआई की इंटरनेशनल लॉबिंग है जिसका नतीजा आज आप देख रहे हैं। मिनटों में, यहां भारत में कोई छोटा सा भी चीज होती है, मिनटों में पूरी दुनिया में घूम जाती है।
इतना ज़बरदस्त नेटवर्क है। लॉबिंग करनी होगी इंटरनेशनल फर्म्स में, इंटरनेशनल थिंक टैंक्स में, इंटरनेशनल कॉरपोरेट सेक्टर में, दुनिया भर के पार्लियामेंट्स में, सेनेट्स में, और अपने भारतीयों को मोबिलाइज करना होगा जो बाहर रहते हैं। अमेरिका में जो इंडियन रहता है वो अमेरिका की कोर है, रीढ़ की हड्डी है। फट्टा बैठ जाएगा अमेरिका की कॉरपोरेट सेक्टर का अगर आप वहाँ के आईटी और भारत के साइंटिस्टों को, भारत के स्पेस प्रोग्रामर्स को, डॉक्टर्स को निकाल देंगे। तो मोबिलाइज करें इनको, इनके अंदर नेशनलिज्म जगाएं, यूनिटी लाएं, इंडियन नेशनलिज्म को प्रमोट करें। बहुत ज़रूरी है भारत के लिए इस लाइन पे काम करना। हम स्ट्रांग हैं, दुनिया की हिस्ट्री से लेकर आज तक और आगे मरते दम तक, एंड ऑफ द वर्ल्ड तक। फूड विल बी इंपॉर्टेंट। गंदम हर आदमी की ज़रूरत, चावल, फ्रूट, वेजिटेबल, डेयरी, गोश्त, यह है दुनिया की सबसे बड़ी कमोडिटीज। और भारत के पास सरप्लस में है, एक्सपोर्ट कर सकता है। बहुत कम मुल्क हैं दुनिया में, ज़्यादातर लोग इंपोर्ट करते हैं, भारत नहीं करता ये चीज़ें इंपोर्ट, बेचता है। ज़रूरत ही नहीं है किसी चीज़ की, किसी दबाव की। सिर्फ हम कमज़ोर पड़ जाते हैं कि हमारी लॉबिंग नहीं है, हमारी आवाज़ नहीं है। हमारा कोई वॉशिंगटन पोस्ट नहीं, कोई न्यूयॉर्क टाइम्स नहीं, कोई बीबीसी नहीं। आप यकीन माने भारत का कोई इंटरनेशनल चैनल नहीं है यार टीवी का। एक ये यूरोप अमेरिका में थोड़ा बहुत चलता है एनडीटीवी, वो एंटी इंडिया चैनल है वो तो। जी भाइयों, जैसा कि आप वीडियो देख रहे थे तो वीडियो देख के वाकई बड़ी इन्फॉर्मेशन मिली है, बड़ा क्वेश्चन क्लियर हुए हैं। वैसे आज से पहले हमें यही लगता था कि जो इंडिया है वो ये अरब कंट्रीज़ है और पाकिस्तान जैसे कि है वो अरब कंट्रीज़ के बगैर नहीं रह सकता। जो इसकी बड़ी वजह ये कि जो हमें सबसे बड़ी धमकी पहले यही मिलती है ना, वो यही देते हैं हमें कि हम आपके जो यहाँ पर काम करने वाले हैं ना इनको वापस भेज देंगे, और जब वापस भेज देंगे सबसे पहले तो आपको अनएम्प्लॉयमेंट का मसला आएगा। जब अनएम्प्लॉयमेंट होगी और उसके बाद जो एक बड़ा सोर्स है फॉरेन रेमिटेंसेस का हमारे मुल्क में जो बाहर से आता है वो भी कह लो कि स्टॉप हो जाएगा। तो ये हमेशा से गल्फ़ कंट्री के अंदर जो है ना, ये हमें थ्रेट हमेशा से रही है। और फिर हम उनसे ऑयल भी परचेज़ करते हैं, और ऑयल के बगैर एक कंट्री नहीं चल सकता। आजकल की बड़ी ज़रूरत है, क्योंकि हर चीज़ की तो जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है वो हमारी ऑयल पे ही चल रही है। लेकिन बड़ी अच्छी आरफ साहब ने बातें की हैं कि जो तेल है ना, सबसे पहले तो खैर इसमें बाद में आता हूँ, जो उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात की और वाकई इसमें कोई शक नहीं है। मैं 2013 में आई थिंक दुबई गया था और 2020 में सऊदी अरेबिया गया था। तो इसमें कोई शक नहीं है कि जो पाकिस्तानी है ना वहाँ पे, बंगाली जो है वो सबसे लोअर तबके में आते हैं। बंगाली तकरीबन ये सफाइयों के काम वगैरह कर रहे होते हैं ज़्यादातर। पाकिस्तानी जो है वो ये लेबर वगैरह के काम करते हैं, और जो इंडियंस हैं वो टॉप में आते हैं। जो एग्जेक्टिव मैनेजमेंट है ना, जो स्ट्रेटेजिक लेवल की मैनेजमेंट है, उसमें सारे इंडियंस बैठे हैं। चाहे वो डॉक्टर्स हैं, चाहे वो इंजीनियर्स हैं, चाहे वो आईटी प्रोफेशनल्स हैं, इंटरप्रेन्योर्स हैं, जितने भी टॉप लेवल के हैं ना वो सारे वहाँ पर इंडियंस बैठे हैं। इंडियंस की अपनी कंपनीज हैं। दुबई में मैंने जब 2013 में जॉब की थी तो एक इंडियन कंस्ट्रक्शन कंपनी में ही जॉब की थी, हैदराबाद के थे आई थिंक वो जो भी थे साहब, उनके पास काम किया था। तो इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तानी जो है ना वहाँ पे टैक्सियाँ ड्राइवर हैं, या वो घरों में सफाई वाले हैं, या पेट्रोल पंपों पे डालने वाले हैं, इंडियन होंगे लेकिन बहुत कम है। तो अगर आप इन इंडियंस को कहेंगे बिना कि निकल जाओ भाई यहाँ से, हम आपको नहीं जॉब देंगे, तो बाद में आपने अपना कंट्री कैसे चलाना है। अब जैसे ये बता रहे थे यूएई के अंदर कितना 27 लाख के 34 लाख की फिगर है यार। 34 लाख एक बहुत बड़ी तादाद है, और उसने ज़ाहिर आपका पूरा कंट्री संभाला हुआ है। 34 लाख के बगैर आपका कंट्री चल नहीं सकता, आपके डॉक्टर, प्रोफेशनल एंड इंजीनियर से। और जो अरबी भी मैंने जैसा देखा है वो इल्म में इतने ज़्यादा आगे नहीं है जितने कह लो कि ये हमारे इंडियंस और पाकिस्तानी भाई हैं ना, कह लो कि वो इतने नहीं है, वो इतना मुल्क नहीं चला सकते। वो हुकूमत कर सकते हैं लेकिन मुल्क चलाने के लिए जो उनको प्रोफेशनल चाहिए ना, कह लो कि जो इल्मी दिमाग चाहिए, वो इसके बगैर नहीं चल सकते हैं। और यूरोपियन कंट्री से तो वो उनको मिलेंगे नहीं, क्योंकि यूरोपियन कंट्री तो बहुत महंगे हैं, उनके तो अपने ही रेट बहुत है। मिलने इधर से ही है, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका। लेबर तबका आपको एग्जैक्टिव इधर से मिलने हैं तो बड़ा मुश्किल है। आप एक आधे को भेज देंगे, 500 को भेज देंगे, निकाल नहीं सकते। रही बात पेट्रोल की, तो
ऑब्वियसली आजकल के दौर में जिनकी पेट्रोल है, जिनके पास गैस है, जिनके पास एनर्जी सोर्स है, उनकी चांदी है भाई। आज ज़ाहिर है वो डॉलर में उनकी ट्रेड होती है, उनको डॉलर का मसला नहीं आता, क्योंकि अंग्रेज़ों ने ये इम्प्लीमेंट किया हुआ है ना कि जितनी भी होनी है ट्रेड ऑयल की वो डॉलर में होनी है। तो डॉलर उनके पास आते हैं, लेकिन एक वक्त आएगा कि जब ये पेट्रोल ख़त्म हो जाएगा, जब ये एनर्जी जो है ना वो ख़त्म होगी या दुनिया किसी और साइड पर चले जाएगी। हो सकता है वो सोलर एनर्जी पे चली जाए, हो सकता है वो किसी और एनर्जी की तरफ चले जाए। ज़ाहिर है वक्त ने अपनी इंसान ने ज़रूरत तो निकालनी है, लेकिन जो एक चीज़ है वो है खाना पीना। खाने पीने और ये खुराक के बगैर आप नहीं रह सकते। अब जितने भी गल्फ कंट्रीज हैं उनके पास उगा तो वो सकते नहीं है, कुछ कोशिश तो कर रहा है सऊदी अरेबिया भी वो राउंड फार्मिंग वगैरह करके, लेकिन उससे क्या कर लेंगे? वो सहरा के अंदर आप क्या कर लोगे? आप सूखे पहाड़ों में क्या कर लोगे? और वो एक्सपेंसिव भी बहुत है, ये भी एक फैक्ट है। तो इन द एंड आपको इम्पोर्ट कहाँ से करना पड़ेगा? यूरोपियन कंट्रीज तो बहुत महंगे हैं, आपको इम्पोर्ट इधर से करनी पड़नी है। इंडिया है, पाकिस्तान है, अब बासमती चावल है, अब गंदम है, सब्जियां हैं, आप अभी भी चले जाएं गल्फ कंट्री में सारी इधर से ही जा रही होती हैं। तो उनके बगैर नहीं आपका गुजारा, पेट्रोल के बगैर शायद आपका गुजारा हो जाए। तो वाकई इन द एंड चाहे अभी उनकी कह लो कि ऊपर भी हाथ है ना, लेकिन एक दिन उनका हाथ नीचे आना ही आना है। तो लेकिन काफी पॉइंट भी क्लियर हुए, क्योंकि जो ये टॉपिक चल रहा था ना तो हमें बहुत से क्वेश्चन है, वीडियो में भी काफ़ी बनाई थी कि अगर वहाँ से निकाल दे इंडिया को तो ये एक बहुत बड़ी धमकी है। लेकिन हम भी यही समझते थे कि जैसे ये ट्वीट देख रहे थे कि अगर कल को इंडिया को निकाल दे तो इंडिया क्या करेगा। लेकिन काफ़ी पॉइंट उन्होंने क्लियर कर दिए कि इंडिया उनके सर पर नहीं बैठा, अगर वो निकाल भी देते हैं तो उनको ही नुकसान होगा। और जाहिर बात है पॉइंट तो काफ़ी क्लियर हो चुके हैं। लेकिन ये काफ़ी एक मसला था, अगर इस इशू पर वो बोलते भी ना तो फिर भी एक समय लेके है कि इंसल्ट वाली बात थी कि आप ऐसे चुप कर बैठे हुए हैं। क्योंकि इस बार जो ये इशू हुआ है ना तो गल्फ कंट्री बोली है सबसे पहले तो पाकिस्तान बोलता था, अब पहले उधर से काम स्टार्ट हुआ। लेकिन जब मामला बढ़ने लगा तो उन्होंने भाई अपनों को ही बाहर निकाल दिया, उन्होंने बोला कि एहतजाज आप ख़त्म करें। तो जारी बात है वो इंडिया को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। नुकसान पहुंचाएंगे, खुद को पहुंचाएंगे ना, मसला ये है। टोटल आप अगर देखें तो पूरे जो गल्फ कंट्री है ना वहाँ पे तकरीबन 1 करोड़ के करीब जो ना वो इंडियन मौजूद है। लेकिन उसमें जो है ना वो आप ये देख लें कि प्रोफेशनल की तादाद जो है ना वो बहुत ज़्यादा है, जिसमें टीचर, डॉक्टर, इंजीनियर, बाकी जिनकी अपनी कंपनियाँ हैं वो बहुत ज़्यादा। तो इस लिहाज से इंडिया को तो कोई टेंशन, लेकिन जिस तरह का यहाँ पे माहौल एक क्रिएट किया गया था कि और बताया गया था कि ये बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है इंडिया, ठीक होगा ये नहीं कि नहीं होगा, लेकिन दोनों तरफ मांग। शॉर्ट रन में तो कह सकते हैं आप डिपेंडेंट है, ज़ाहिर है आपको बाहर से रेमिटेंस आ रहा है, तेल आ रहा है, लेकिन इन द लॉन्गर रन देखें, आज से 10-15 साल बाद देखें तो उस चीज को अगर तो वो कह लो कि एक समझदार सियासतदान है अरबी जो है, तो उन्होंने तो कभी भी नहीं चाहेंगे हमारे इंडिया से ताल्लुकात खराब हो। कल को जब इधर जरूरत आनी है, आज चल इंडिया उधर डिपेंडेंट है, कल को जब शिफ्ट होगा तो फिर तब तो इंडिया भी फिर अपने नखरे दिखाएगा ना कि हम नहीं देते। तो इसलिए वो ऐसा नहीं करेंगे कि जिससे इंडिया को वो कह लो कि ज्यादा नाराज करे। तो उम्मीद है भाई आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।